वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे एटम चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अब बारी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की करने की, जिससे कि आपको पता लगे कि रियल में किस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं और उससे जो है आपको बेनिफिट होगा कि भाई हमने जो पढ़ा है वो कहाँ तक हमारा सफल रहा। ठीक है, तो आप इससे क्या होगा, आपको इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, तो देखें कि जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने करने की कोशिश करते हैं। यदि नहीं है तो फिर एक वीडियो लेक्चर और बना लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ एटम। यस, रेडी। चलिए बच्चे, दिमाग में बच्चे रखिए कि हमने एटम चैप्टर पढ़ लिया और आपको सारा चीज रिवाइज है। देखो, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Z, its distance of closest approach from the nucleus depends on m as तो मैंने बताया था कि बच्चे इस पर क्वेश्चन आता है। देखो, उन्होंने क्या किया कि कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया लेकिन एज ए डेरिवेशन पूछा है। तो एज ए डेरिवेशन जब करते हैं तो आप उसमें क्या करते हो बोलो? आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं। तो न्यूक्लियस, यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस है, इसमें चार्ज है बच्चे प्लस जेड, और अल्फा पार्टिकल इस पे चार्ज क्यू अल्फा कितना है बच्चे बोलो? +2e, और ये बहुत दूर से आ रहा है। तो मैंने कहा था कि इसको जस्ट टच नहीं कर पाएगा और यहाँ पर ये रुक जाएगा, रेस्ट, ये अल्फा पार्टिकल, और उस समय ये क्लोजेस्ट अप्रोच मान लीजिए आर हो गया है। तो आपको क्या करना होता है बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी ये इन्फिनिटी पर है, ये तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी और टोटल एनर्जी एट क्लोजेस्ट अप्रोच एट आर पर। तो यहां पर बच्चे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी v से आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी? ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इजिकल टू बाद में k, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r, k 2ze² अपॉन r। अब बच्चे आपको देखो क्या पूछ रहा है, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन m। m क्या है? अल्फा पार्टिकल का मास। तो देखो r और m पे ध्यान रखो बस। तो r ये है और m इधर है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, आ रहा है नहीं खाली, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो ये आपके पास आंसर है। इस तरह से आपको, इसलिए बच्चे ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल्स नीट में तभी हो पाएंगे जब आपको डेरिवेशन भी आता है। तो डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है, आपको ड्राइव कराया जा रहा है। और बच्चे जो बच्चे 12th में हैं तो उनको तो बहुत फ़ायदा ये है कि 12th का जो सिलेबस है, ठीक है, वो तो आपका आएगा ही, थ्योरी, उसके डेरिवेशंस तो आएंगी, तो आप उसके साथ साथ बच्चे पूरा 12th वाला सिलेबस का PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कर लो सारे। उससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा। तो आपको जब 12th खत्म हो जाएगी तो आपको केवल 11th के क्वेश्चंस करने होंगे। तो लो, 50 से 60% तो आपका हो ही गया तैयारी नीट की, बोर्ड के साथ साथ। चलो बच्चे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इन रदरफोर्ड्स scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nucleus of Z2 and mass m2, the distance of closest approaches r0, the energy of the projectile is। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, डायरेक्टली। अब यहाँ पर आपको हमें देखना पड़ेगा बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जो हमने एनर्जी दी है, फिर इसी तरीके से तो कर रहे हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में प्रोजेक्टाइल है जिसका चार्ज Z1 है, मास m1 है, अप्रोचेज ए टारगेट न्यूक्लियस Z1। तो चलिए, अब हमारे पास जो एनर्जी थी उसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट, जो टारगेट पार्टिकल है, वो पार्टिकल लिख दूं बल्कि मैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल +0
ये इन्फिनिटी पर हो गया। जब वो पास आ जाएगा बच्चे तो 1/4πε0 को k लिख दिया, k Q1 Q2। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? न्यूक्लियस का चार्ज Z2 है, इसका चार्ज है Z1, k Q1 Q2 अपॉन R0। तो अब बच्चे देखो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो एनर्जी आ रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2 या नहीं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 नहीं, Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2 ठीक है, ये गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 ये गलत है। तो हमारे पास ये आ गया, K इज प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, आपका आंसर बी होना चाहिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी डेरिवेशन टाइप ही है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट, in Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle for alpha scattering for an impact parameter b is equal to 0? अब impact parameter मैंने आपको वहां नहीं बताया, impact parameter देख लो। तो बच्चे impact parameter क्या होता है जरा मैं एक बार समझा दूं कि सपोजिंग आपके पास ये कोल्ड न्यूक्लियस है, ये आपके पास प्लस ZE, ठीक है। अब ये बच्चे इसका सेंटर है, यहां से बच्चे कोई अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल v स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल या टारगेट पार्टिकल, ये कॉलिजन में भी लगता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज द shortest distance of the alpha particle when it is at infinity from the center of the nucleus। ये है आपके पास, और इससे डिटरमाइन होगा कि बच्चे कॉलिजन कैसा होगा। ये थीटा बच्चे एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। बी इज द इंपैक्ट पैरामीटर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान रखना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल from center of nucleus when center of nucleus when alpha particle is at infinity, alpha particle is at infinity, जिससे कि वो इंटरेक्ट ना करे। और इसका बच्चे फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल टू 1/4πε0 into ZE square cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसने कहा है कि इंपैक्ट पैरामीटर 0 है। इंपैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब ये है कि cot θ/2 0 होगा। P 0 होने का मतलब ये हुआ कि cot ऑफ θ/2 विल बी 0। तो cot θ/2 0 होने का मतलब ये हो गया कि cot θ/2 इज इक्वल टू cot 90, cot ऑफ θ/2 इज इक्वल टू cot 90। तो इसका मतलब θ/2 इज इक्वल टू 90, तो θ/2 90 हो गया। एक मिनट इसको दोबारा से लिख देते हैं, cot θ/2, इतना गंदा क्यों लिखा जा रहा है, साफ साफ लिखो। तो cot θ/2 इज इक्वल टू cot 90, cot 90 0 होता है, इसलिए θ/2 इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 180। बच्चे आपको आगे समझ में नहीं? तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट इज वेरी फार अवे। और अल्फा जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो डिटरमाइन करता है कि आपके पास थीटा कैसा होगा। यदि थीटा 180 है इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, वो सेंटर की तरफ ही जा रहा है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के, और इसलिए लौट कर वापस आ गया है। तो इसका आंसर समझ में आ गया आपको, क्या आएगा 180 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। यहाँ क्या है बच्चे क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है बच्चे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। जेड स्क्वायर भी ध्यान रखना कहाँ पर है, ठीक है। तो कुछ
सीधा याद करने का था। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। हमेशा मैंने बताया सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम टू He4, उसमें 2 हैं तो एक सही है। ड्यूट्रॉन एटम, एटम ड्यूट्रॉन एटम तो ना हो जाएगा, मुझे बता ड्यूट्रॉन एटम, ड्यूट्रॉन एटम 1s2, क्या उसमें एक इलेक्ट्रॉन है? यस है, चलेगा, ये भी चलेगा। सिंगली आयोनाइज नियॉन, सिंगली आयोनाइज नियॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो गया और हाइड्रोजन एटम चलेगा। इसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है एक से ज्यादा होने की वजह से ये आपका नहीं चलेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था वो, ये आपका नहीं होगा। सी। चलो, जैसे लिथियम था 3Li6, तो इसमें बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो Li डबल पॉजिटिव होगा। बेरिलियम 4 होता है 4b9, तो बच्चे 3 आयन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो बेरिलियम के 3 आयन, 3 पॉजिटिव होना चाहिए। बेरिलियम है तो 1 2 3 ट्रिपली आयोनाइज्ड, ठीक है ऐसा। चलो, द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर्स ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इतना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना है, जब द इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन कर रहा था ऑफ मियॉन, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इतना, द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। अब इसमें बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि मास देख लिया करो कहां पर आ रहा है मास, ठीक है, मास कहां आ रहा है और एनर्जी में मास कहां आ रहा है, उसका आप ध्यान से देखो। तो यदि किसी को याद आ रहा हो तो मैं एक बार डेरिवेशन करके दिखा दूं। वहां पर रेडियस में कैसे निकालते थे बच्चे, या फिर भूल तो नहीं गए आप? देखो mv² इज इक्वल टू k इंटू ZE² अपॉन R², R से R कैंसिल हो गया। दूसरा था बच्चे mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, mvr यहां से आ रहा है, mvr आपके पास यहां से आ रहा है, तो mvr ये mv इंटू v इज इक्वल टू k ZE², ये हो गया। mv की जगह ये रख देते हैं, तो v इज v इंटू NH अपॉन 2π इज इक्वल टू k इंटू ZE²। मतलब आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, आप ये देखो v में बच्चे कुछ भी नहीं है, v में मास नहीं आ रहा है, यानी v जो था मैंने बताया था अल्फा CZ/n डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब बच्चे रेडियस की बात करें, तो रेडियस जो आ रहा है, रेडियस यहाँ से, रेडियस इज इक्वल टू NH अपॉन 2πm, m में आप जब रख रहे हो, सॉरी गलत हो रहा है, r इज इक्वल टू NH अपॉन 2πmv, v में बच्चे क्या आ रहा है अल्फा CZ/m, इसमें भी बच्चे नहीं आ रहा है m आ रहा है क्या? रेडियस में m आ रहा है क्या? बोलो, एक मिनट। 0.51 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस बाय दिस, द फर्स्ट बोर्स रेडियस, अच्छा ओके, देखते हैं, चलते हैं। अब अच्छा आ रहा है, आर में आप देखो बच्चे, ये रहा, रेडियस में आप देखोगे तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक तो बात यहाँ तक खत्म हो गई। यदि इलेक्ट्रॉन का मास बच्चे m है और म्योनिक हाइड्रोजन एटम में म्योन का जो मास है वो 207 टाइम्स है, तो रेडियस तो चेंज हो जाएगी। अब रह गया एनर्जी, एनर्जी की हम बात करते हैं, तो यदि किसी को याद हो एनर्जी, एनर्जी थी आपके पास -k इंटू ZE² अपॉन 2r इनवर्स, तो एनर्जी में बच्चे प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा, बस अब बात बन गई। अब आप देख लो बच्चे हाइड्रोजन और म्योन, तो रेडियस फॉर म्योनिक हाइड्रोजन एटम
विल बी इक्वल टू रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यून आ जाएगा बस। तो वहां पर आपके पास कितना है उसका फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का 0.51 एंगस्ट्रॉम। तो 0.51 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 207। तो आप इसको देखो, तो यदि मैं इसको 0.2 भी ले लूं तो इसको हम 0.51 ले लें, 0.5 ले लेते हैं और इसको हम 200 ले लेते हैं, मतलब रफ कर रहा हूं मैं। तो -10 1 2 12 हो गया और ये हो गया 0.25 यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻13 के आसपास आ रहा होगा। 10⁻13 2.5, दो आंसर है बच्चे एक जैसे, ये नहीं है ये नहीं है। ठीक है, अब रह गया एनर्जी का, इन दोनों में से एक है। अब इसमें वैसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो कि एनर्जी मास पे डिपेंड कर रहा है और इसमें इसके पास 13.6 तो ग्राउंड में, तो 13.6 वाली तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये गलत है। अब आपके पास ये सी बच रहा है, वैसे देख लो। तो एनर्जी ऑफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिंपल हाइड्रोजन एटम यानी इलेक्ट्रॉन में जो है मल्टीप्लाई बाय म्योन, मास ऑफ म्योन, यानी कि मास ऑफ म्योन आ जाएगा, यानी 207 टाइम्स इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वाला। तो इसको हम 13.6, इसको हम करीब करीब 200 भी मान लूँ और इसको मैं 140 के करीब मान लूँ, चलो 14 मान लूँ, तो ये हो जाएगा बच्चे 0 0 14 2 8। तो ये हट गया इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो रहा होगा। यस सही है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब आप रफली एक ही पार्ट से कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है ध्यान रखना उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो म्यून में आपके मास ऑफ म्यून आ जाएगा। रेडियस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो ध्यान रखना म्यून का है तो मास म्यून का आ जाएगा वहां पर, क्योंकि 207 टाइम्स ज्यादा है ना, इसलिए। बढ़िया क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब आ गया बच्चे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इन ऑर्बिट इज इतने, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी जो होती है या टोटल एनर्जी जो होती है बच्चे निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, -3.4 है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। तो -3.4 है, काइनेटिक एनर्जी तो +3.4 हो गई, +3.4, दो ऑप्शन है, +3.4 +3.4, तो ये गलत है ये गलत है। अब इसके बाद बच्चे जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 टाइम्स माइनस के 3.4, तो इसका मतलब माइनस के 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो माइनस के 6.8 यानी बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन है इसका, डायरेक्ट है। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये समझ में आया आपको? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन बार्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, बच्चे था ना 9 से 12, तो 912 अपॉन ये था, तो 1 अपॉन n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, इससे हम कर सकते हैं। लास्ट लाइन में बच्चे n2 जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब n1 जो है बाम्बर में 2 है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ, अच्छा पहले हम ले लेते हैं बाम्बर ले लेते हैं, अपॉन लाइमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1/1, और ये हो जाए, सॉरी पावर में n2 में गिरता है ना 2, 1/4, और लाइमन में बच्चे 1 में, तो 4:1 आ रहा है आंसर, ये आ गया ना, 4:1 आ गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है।
चलो आगे चलते। If an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to the second orbit, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, एमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इससे जो है एक लैम्डा निकाल रहा है। ये मैंने करा दिया। जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड, फोर्थ से थर्ड में गिर रहा है, तो बच्चे जंप्स, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड, इट एमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा। चलो ये लैम्डा डैश पूछ रहा है, तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको रिडबर्ग वाला फॉर्मूला बताया ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर से काम बन जाएगा। एनर्जी मत लगाओ ज़्यादा। तो पहले वाले केस है लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/, बच्चे 3 से 2 में गिर रहा है, तो 1/4 माइनस 1/9, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 36/5। लैम्डा डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 से 3 में 1/9 माइनस 1/16, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू 16 इंटू 9/7। तो लैम्डा डैश आसान तरीका है मेरा, देखो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश है 16 इंटू 9/7 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 5। देखो बच्चे क्या हो रहा है, कुछ कटता है क्या? 4 4 जा 16, 4 9, ये तो 9 से 9 ही कैंसिल हो गया, तो बच्चे ये तो आ रहा है 20/7, ये रहा। तो देखो मेरा मेथड सही आ रहा है, 9 से 12 वाला, ठीक है, 9 तो 11 नहीं, 9 से 12, ओके। तो मैंने आपको जिसको है वो देख लेना बच्चे, एटम वाले चैप्टर में मैंने वो कराया है, हेडिंग ही मैंने 9 से 12 लिखा है। 9 से 12 मेथड, गॉड सर का 9 से 12 मेथड। A proton and alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to the field B. The radius of circular orbit for both the particles equal and kinetic energy acquired by proton is इतने, the energy acquired by the alpha particle will be। ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी वाला कहां से आ गया क्वेश्चन? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल इक्वल, ये इस चैप्टर का है ही नहीं पहली बात तो, एंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय प्रोटॉन इज इतने, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा, इसको हम नहीं कर रहे अभी यहाँ पर, ये जो गलत दे दिया है। ये देखते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज। लॉन्गेस्ट का मतलब अल्फा, अल्फा लाइन, यानी कि आपका लॉन्गेस्ट का मतलब एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन, तो फिर वही फॉर्मूला देखो, ये आपके पास बहुत काम आने वाला है, 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कर रहे हैं इन लाइमन सीरीज में, लाइमन में इज प्रोपोर्शनल टू 1/, लाइमन में आपके पास 1 माइनस 1/4, यानी कि लाइमन में 2 से 1 में आ रहा है। प्रोपोर्शनल टू बच्चे हो गया 4/3। लैम्डा पामर में बड़ी वाली, तो 2 में जंप कर रहा है, तो यानी 3 से 2 में, 2 पे आना है, तो 1/4 माइनस 1/9 प्रोपोर्शनल टू 36/5। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर इज इक्वल टू 4/3/36/5, 4 9 जा 36, बच्चे 5/27 आ रहा है, ये रहा। तो शॉर्टकट से हो रहा है जल्दी से, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी। अच्छा, तो इसमें चलो
v इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू अल्फा सी जेड बाई एन। अल्फा की वैल्यू 1/137 है। कंसिडर थर्ड ऑर्बिट एंड 3 है। नॉन रिलेटिव अप्रोच ठीक है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, के की वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं कुछ सॉल्व कर रहे बस। अल्फा के लिए, हीलियम के लिए कर रहा है बस। तो v विल बी इक्वल टू 1/137 इंटू 3 इंटू 10⁸ देखो आसान हो जाएगा। z इज इक्वल टू 2He42 अपॉन थर्ड ऑर्बिट है 3। तो आप इसको सॉल्व करो बच्चे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 137 है, तो इसको मैं रफली 140 ले लूँ, तो ये हो गया 70, यानी कि ये आ गया आपके पास 7। तो 1/7 इंटू 10⁻7, 7 बन जाए 7, 1 और 3, तो करीब करीब 1.4 इंटू 10⁻6 के आसपास आ रहा होगा। ये देखो आ रहा है, मेरे कैलकुलेशन कितनी फास्ट है और बहुत ज़्यादा करेक्ट आ रही है। 1.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन बच्चे काफ़ी अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अप्रॉक्सीमेट करके। 137 को 140 कर लिया, इसलिए कर लिया मैंने। कैलकुलेशन में अटके रहते हैं बच्चे, तो मेरे मेथड से कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा आपका। चलो बच्चे ध्यान से करो। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा दिस, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये देखो, अब स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला और देख लो बच्चे, ठीक है, वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस केमिस्ट्री में भी किया है। देखो यदि आपके पास, ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये मान n है, तो यदि n से जंप कर रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n इंटू n-1/2 ये आते हैं। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पहुंचा कहाँ। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इतने द नंबर, यदि इससे एक्साइट करते हैं तो वो कहाँ पहुंचेगा, ठीक है, ये है। तो अब हमें ये देख लेते हैं कि पहुंचा कहाँ होगा। यदि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था और उसमें हमने फोटोन दे दिया, तो ये बच्चे पहुंच कहाँ गया। ऐसा करते हैं कि हम ऐसा माने कि वहां से यहाँ गिरने में 975 यदि आ रहा है, मैं कई तरीके से कर सकता हूँ, तो कहाँ से गिरा होगा कि जिससे कि वो यहाँ से यहाँ पर गिरे, तो 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकाले। ऐसा कर लो क्या, ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर 975 की मैं वो ले लूँ, एनर्जी निकाल लूँ, वो भी अच्छा तरीका है। यहाँ हमें पता है टोटल एनर्जी कितनी है, चलो एनर्जी से कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन 975, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो आप इसको करके देखो बच्चे, 5 से डिवाइड करो, 5 बन जाए 5, 4 45, 2 25, 5 2 जा 10, 2 और 5 2 बच रहे, 5 4 जा 20, 5 8, ठीक है, और 5 8 जा 40, इतना हो गया। और इसको करते हैं, 5 3 जा 15 को 4 5 9 42, तो ये हो गया 5 5 25। चलो करीब 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 इसको मैं 40 ले लूँ और इसको मैं 50 मान लूँ, 5 5 25, रफली मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 ये कितना आ गया, 50 के करीब, 4 तो 25, 12.5 है नहीं, तो 12.5 के करीब आ रहा होगा। अब बच्चे माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12.5 ऐड करें तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली माइनस के 1.1 है। अप्रॉक्स है ये, तो वैसे इतना तो नहीं होगा। तो आप देखो बच्चे क्या क्या होता है, -13.6 होता है, फिर -3.4 होता है, तो माइनस के बोलो 0.85 होता है,
तो ये आपके पास 0.85 ही होगा, मैंने कैलकुलेशन गलत की होगी। तो इसका मतलब n इजिकल टू 3 पे पहुंचा होगा, ठीक है। तो n इजिकल टू 3 पे पहुंच गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, इसका मतलब n इजिकल टू 3 पे पहुंच गया है सेट होकर। तो जब 3 पे पहुंच गया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या है बच्चे, जरा बोलो। तो नंबर ऑफ लाइंस जो आ जाएंगी, वो n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो 3 इंटू 2/2। थोड़ा गलत हो रहा है क्या, एक मिनट। -13.6 -3.4 माइनस के, हाँ ये गलत हो रहा है। इसका कैलकुलेशन ठीक करो बच्चे। n इजिकल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, तो एक बार दोबारा सॉल्व कर ले। एक बार दोबारा सॉल्व। क्वेश्चन बच्चे देखो क्या है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम in ground state is excited by a monochromatic radiation of this, the number of spectral lines the resulting spectrum will be। तो नंबर ऑफ लाइंस बच्चे हमने बता दूं आपको कि सपोजिंग इलेक्ट्रॉन आपका n एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और ग्राउंड में आ रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो होती है बच्चे n इंटू n माइनस 1/2। बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और उसमें जो है फोटोन आ रहा है, तो इसने इसको एक्साइट करके कहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। तो इससे हम कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसे करें कि 1 में था, मैं ऐसा उल्टा कर लूं कि माना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, तो वो आपके पास कितना फोटोन निकालेगा, 975 का। ऐसे भी कर सकता हूं मैं। तो मेरे पास फॉर्मूला था 900 से, ये देखो माना वो n1 1 में गिर रहा है, तो मेरे पास फॉर्मूला लगाओ जरा बच्चे, लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। ये है 975। तो 1 माइनस 1/n स्क्वेयर इज इक्वल टू 912 अपॉन 975, ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 912 अपॉन 975। तो बच्चे ये हो गया। तो मैं इतना गंदा गंदा क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, एक मिनट। तो साफ साफ भी लिख सकते हैं। तो 1/n स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 912 अपॉन 975। तो 975 माइनस 912 अपॉन 975, तो n स्क्वेयर इज इक्वल टू 975 अपॉन 5 में से 2 गया 3, 7 से बन गया 6, 63। अब बच्चे ये देखो, इसको यदि आप सॉल्व करके देखें तो 63 को 975 से डिवाइड करें, 63 बन जाए 63, 7 में 3 गया 4, 9 में 6 गया 3, तो 6 छंग 36, करीब करीब 16, यानी अप्रोक्सीमेटली 16 आएगा ये। तो अप्रोक्सीमेटली तो n इज इक्वल टू बच्चे 4 हो गया। इसका मतलब यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 में होता, वह यहाँ पर जंप करता, तो बच्चे उसका 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकालता। इसका मतलब 975 की यदि एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। मैं उल्टा तरीके से कर रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन ये हो गया, तो इसका मतलब वो 4 से 1 में जंप कर रहा है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 4 इंटू 3 अपॉन 2, यानी 6 लाइन्स हो जाएंगी।
समझ में आया बच्चा? मेरा तरीका समझ में आया? इसको हम कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हमारे पास जो 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है उसने यहाँ पर उसकी एनर्जी निकाल लिया जाए। उसकी एनर्जी लेने से इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वो टोटल एनर्जी है, उसमें ऐड कर दो तो वो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, उससे निकाल सकते हो। या मैंने कहा कि 975 एंगस्ट्रॉम का वेव इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है, मैंने यहाँ तक पहुंच गया, तो वो देख लिया मैंने। इसका तो वहां से यहाँ पर जंप करता तो 975 का निकालता, उल्टा करा मैंने कहा कि वो एक्साइटेड एटम कहाँ तक पहुंचे, वो एंड तक पहुंचा, तो वहां से जब जंप करता ग्राउंड में तो 975 को निकालेगा। ठीक है, ये मैंने लेके चला। आया समझ में क्वेश्चन? तो ये था बच्चे। और देखो 15th, a monochromatic radiation emitted when electron state on hydrogen jump from first excited state to the ground state irradiates the photosensitive material. The stopping potential is measured to be something. The threshold frequency of the material is. अच्छा, अब ये दोनों मिक्स कर दिए इसने, है नहीं? अब इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिसप्रिंट हो रहा है। द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। अब ये देखो बच्चे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, तो आपके पास जो एनर्जी निकलेगी ये कितनी होगी, ये है -13.6 और ये बच्चे माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो आपके पास डिफरेंस आया है, ये जो एनर्जी का, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इरेडिएट कर रहा है फोटोसेंसिटिव मटेरियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर टू बी। अब ये आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, ई गामा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू वी नॉट। अब ये पता नहीं कितना दे रखा है, 3.57 है जन क्या है वो देख लेना बच्चे। अब मेरे को समझ में आ गया तरीका। तो ये है 10.2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ये हो गया 3.57 है जो भी है, तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन आ जाएगा आपका 10.2 माइनस के 3.57, इससे निकाल लेना। तो मिसप्रिंट पता नहीं कितना है, लेकिन इसके बाद जो वर्क फंक्शन आ गया तो फिर आप इसको एच न्यू से कर लेना, एच न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल आ जाएगा। तो इसमें बच्चे काफ़ी कैलकुलेशन है। तो आया बच्चे, आज आपको मैंने 15-16 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। एक वीडियो लेक्चर और बना लेंगे जिससे कि आपको और पता पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथी कैलकुलेशन हैं, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेट कर लो और ऑप्शन चेक कर लो कि सारे ऑप्शन यदि डिफरेंट उसमें डिजिट है नहीं, तो उसके हिसाब से कर लो। यदि आपके पास सेम डिजिट है, पावर्स 10 की पावर्स अलग है, उनका एक्सपोनेंट अलग है, तो एक्सपोनेंट के हिसाब से कर लो। बी वेरी क्लेवर, अदरवाइज आप बहुत फंस जाएंगे उसमें। वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे, हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं एटम चैप्टर के, और उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें एक वीडियो हमने बनाई थी, और उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, और इसी से आगे हम बढ़ाते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं। क्या बच्चे, तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 12th वाला जो चैप्टर्स हैं वो अच्छा सा रिवाइज करें। इसके साथ साथ बच्चे 11th भी रिवाइज कर लें। तो आप मेरे चैनल पर आप देखेंगे 11th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट है, वर्क पावर एनर्जी की प्लेलिस्ट है, रोटेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट है, एंड ग्रेविटेशन की प्लेलिस्ट है। तो बच्चे, ये अच्छे अच्छे जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिलेगी, और आप उससे एडवांटेज लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और दूसरा पार्ट में भी हम एटम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हैं। चलिए, लेट अस गो लेक्चर पार्ट। तो ये आपको दिख रहा है बच्चे, यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली बार। ठीक है, ये सब हो चुका था। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं और देखें क्वेश्चंस क्या है। 16 तक हो गए थे, अब 17th क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या कहता है बच्चे, हाइड्रोजन, थोड़ा और इसको मॉडी बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाई। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड। देखो एक्साइटेड स्टेट समझ में आती है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब एन इज इक्वल टू कितना, 4। ये देखो ध्यान से, एक ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि यहां से तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहां से इधर, देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1, अच्छा यहां से जो बच्चे, जो इसकी फोटोन निकल रहा है, ये सपोजिंग लैम्डा 1 है, और यहाँ से जो फोटोन निकल रहा है सपोजिंग लैम्डा 2 है। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो आराम से कर सकते हो। तो हमने आपको वही 9 से 12 वाला फॉर्मूला, या लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/(1) n1 स्क्वेयर माइनस 1/(n2) स्क्वेयर से हम कर लेंगे। तो लैम्डा 1 में बच्चे 1/9 माइनस 1/16 डिवाइडेड बाई 1 लैम्डा 2 में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 3 से 2, तो 1/4 माइनस 1/9, ये आपके पास आ गया 16। देखो 1/, ये हो गया 16 माइनस 9 यानी 7/16, और नीचे आ रहा है 1/5/9 इंटू 4, 36, सॉरी 16 इंटू 9 था ये, है नहीं। अब बच्चे क्या करें, बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हटा देते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है आंसर। देखो 16 इंटू 9 ऊपर आ रहा है, नीचे 7 है, और इधर बच्चे आपके पास 36/5 इधर आ रहा है। तो 16 इंटू 9/7 इंटू 5/36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, तो 20/7 आंसर आ रहा है आंसर। तो देखा आपने, पहले जो पिछला हमने कराया था वीडियो, उसमें भी ऐसी लग रहा था, लैम्डा का फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आसानी से हो पा रहे हैं। चलो बच्चे 18th क्वेश्चन। An electron in a stationary hydrogen atom passes from the first energy level to the ground level. The velocity that the atom acquires as a result of photon emission will be. Yes. अब देखिए बच्चे क्या है, आपके यहाँ इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है उसमें, नीट के अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। An electron of a stationary hydrogen atom passes from the fifth energy level to the ground level. क्या, फिफ्थ से n is equal to 5 से n is equal to 1, इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासिस फ्रॉम द फिफ्थ एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरा। द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्स इज रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन। अब इसमें देखो क्या होता है, आपको क्या करना है कि आपके पास ये एटम है, इसमें से ये रेस्ट में था पहले, ऐसे मान के चलोगे, इसमें से बच्चे एक फोटोन निकला, तो इसका बच्चे फोटोन का मोमेंटम होगा कुछ, p इज द मोमेंटम, p इज द मोमेंटम का मोमेंटम होगा ना, में वर्क कौन हो जाएगा, इसका जो एटम है ये बच्चे रिकॉइल करेगा, एटम भी तो रिकॉइल करने वाला है, रिकॉइल करेगा तो बच्चे इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम जो p है, इसका मोमेंटम भी p होगा। तो रिकॉइल मोमेंटम, क्योंकि आप जिस गन वाला क्वेश्चन किया था वैसे तो हो गया, दोनों का सेम है। अब देखो आंसर देखो बच्चे, HR इसमें दे रखा है, ठीक है। तो अब बच्चे मोमेंटम को देखते हैं,
तो मोमेंटम जो होगा आपके पास फोटोन का, मोमेंटम ऑफ, सॉरी इसको कलर चेंज कर लेते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम, रिकॉइल एटम। तो वेलोसिटी ज्यादा एटम है, मोमेंटम होगा इसका मास इनटू वेलोसिटी। बस आपको बच्चे ये चाहिए मोमेंटम कितना है फोटोन का। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बताओ जल्दी से। मोमेंटम फोटोन का p इज इक्वल टू, देखो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये हो गया फोटोन का, ये फोटोन का मोमेंटम हो गया। अब सबको पता है बच्चे हाइड्रोजन एटम है तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। क्वेश्चन है, तो इसको आप रखिए, तो 1/λ इज इक्वल टू r, कहाँ से कहाँ गिर रहा है, 5 से 1 में, तो 1/1 माइनस 1/25। 1/λ इज इक्वल टू r, एलसीएम हो गया 25, 25 माइनस 1 24 हो गया। ये आ रहा है बच्चे 24r/25, ये हो गया 1/λ। अब आप देखो बच्चे, हम इसको आपस में कंबाइन करें, एम वी यहाँ से आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से मोमेंटम आ गया h/λ, 1/λ है आपके पास 24r/25। बच्चे देखो v कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू 24hr/25m। ये देखो आंसर है या नहीं, और देख लो इसको, 24hr/25m, यस यही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्या कंसेप्ट लगाया है इसमें, इसमें ऐसे लग रहा है जैसे एक गन है, गन में से एक बुलेट निकल के जाती है, तो बच्चे क्या हो रहा है कि एटम ऑलरेडी एक्साइटेड है तो उसका डी एक्साइटेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा है, तो उससे बच्चे फोटोन निकालेगा। इस फोटोन जो गामा है, इस फोटोन का जो मोमेंटम होगा वही बच्चे रिकॉइल मोमेंटम एटम का होगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। The wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of the second line of the Balmer series for the hydrogen like ion. The atomic number Z of the hydrogen like ion is। अब बच्चे आप जल्दी से फॉर्मूला बताएं क्या था, 1/λ, मैंने कहा था जेड कहाँ रखोगे याद, जेड इफेक्टिव स्क्वायर कहाँ था, सबको याद है नहीं, 1/λ और जेड इफेक्टिव, 1/λ और जेड इफेक्टिव में, या लैम्डा में बताओ, भूल गए हैं आप मुझे लग रहा है। तो बस आपको बस ये देख लेना है कि लैम्डा में और जेड में, लैम्डा मैंने बताया था 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। जेड इफेक्टिव स्क्वायर कहाँ था बच्चे, ये सबको याद है नहीं, भूल गए तो मैं एक बार चेक करा दूं आपको, आप बच्चे एक बार चेक कर लीजिए, आप भूल गए होंगे तो देखो, मैं एक बार आपको सारा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर जेड इफेक्टिव, ये देखो, तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड स्क्वायर इंटू नीचे नीचे जेड है, याद आ गया नहीं, तो चेक कर लिया करो, ऐसे याद रखो ये सब। चलिए, तो आपको नीचे जेड था, जेड स्क्वायर,
बस अब इसी से हो जाएगा। The wavelength of the first line of Lyman series for hydrogen atom is equal to that of the second line of the Balmer series for hydrogen like ion. चलो, तो अब आपको किस तरह से करें क्वेश्चन इसको, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो फर्स्ट लाइन ये फॉर्मूला आपने लगा ही दिया है, तो लैम्डा जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 आ जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट लाइन का मतलब है लाइमन में आपका मतलब 2 से 1, 1 2 4, ये है आपके पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो लाइमन में बच्चे ये फर्स्ट लाइन है जिसको एल अल्फा लाइन कह सकते हैं। तो इसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी और हाइड्रोजन एटम है, तो ये आप लैम्डा इसका मान लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ भी के, चलो बड़ा के, अपॉन 1 माइनस 1/4, ये हो गया आपके पास लाइमन का। ये कितना आ रहा है बच्चे, 4k अपॉन 3 एक्सक्यूज मी। सेकेंड लाइन ऑफ बामर, लैम्डा बामर में के ले लेते हैं अपॉन, अब बामर में 2 में गिर रहा है तो सेकंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन बामर की है, ये सेकंड लाइन बामर की है, एच अल्फा एच बीटा कहते हैं है ना, एच बीटा। असली में जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है ना वो बामर के लिए ही था, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले देखा था, फिर बाद में सब में लगा दिया, लाइमन अल्फा, लाइमन बीटा, लाइमन गामा ऐसे लगाने लगे। चलो कोई बात नहीं, मैंने सबको आपको वहां पर जो लेक्चर कराया था उसमें समझाया था आपको। के यानी कि आपके पास किस में गिर रहा है बच्चे, 4 से सेकंड में, तो 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया, 4 का 16 हो गया, और बच्चे यहाँ जेड स्क्वायर और लगा देना, ये हो गया 16 इंटू 4 या 16k, 16 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया बच्चे 4 माइनस 1 3, ठीक है, 3 जेड स्क्वायर। अब ये बच्चे इसको इससे इक्वल कर दो, 4k अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो ही रहा है, k से k कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16 हो रहा है, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जेड जो है बच्चे 2 आ रहा है, जेड विल बी इक्वल टू 2, ये आपका 2 आंसर करेक्ट। तो फिर अगेन आपको समझ में आ गया लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड स्क्वायर नीचे है, और 1/n1² माइनस 1/n2 भी नीचे है। चलिए बच्चे आगे, the energy of hydrogen atom in ground state is इतने, the energy of helium ion in the first excited state will be, फिर आप देखो बच्चे जेड इफेक्टिव स्क्वायर कहां पर है, ठीक है, तो वही सॉरी जेड इफेक्ट, हाँ, ई एनर्जी देखो, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वेयर इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वेयर, इधर है या नहीं, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट इतने हैं, ठीक है, द एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये आ जाएगा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन फर्स्ट एक्साइटेड 4 इंटू जेड इफेक्टिव 2He4 है, जेड इफेक्टिव मतलब 2 है, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर 4 कट गया, हमारे पास बच्चे यही आ रहा है, -13.6 ही रहेगा। चलो आगे, द आयोनेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट जितने, the atom are excited to the higher energy levels to emit radiations of 6 wavelengths. The maximum wavelengths of emitted radiation corresponding to the transition between, अब ये आप देखिए बच्चे, वेवलेंथ सबसे ज्यादा का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम,
सीधी सी बात है, ये देख लो। द मैक्सिमम वेवलेंथ 6 है, एमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ। 6 वेवलेंथ तभी होती हैं बच्चे जब हमारे पास देखो n(n-1/2), यदि n इज इक्वल टू 4 है तो रटा रहता है 4-1/2, यानी 6 लाइन्स होंगी, यानी n इज इक्वल टू 4 से जंप कर रहा है। अब n इज इक्वल टू 4 यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4। तो सबसे कम जो डिफरेंस एनर्जी का होगा बच्चे यही होगा। इसमें जो डिफरेंस है एनर्जी का, ये डेल्टा ई, ये बच्चे मिनिमम है। देख रहे हो ना, -13.6, -3.4, माइनस के 0.51, माइनस के 0.85। तो सबसे कम डिफरेंस बच्चे एनर्जी का ये है। तो वेवलेंथ इसमें जो निकलेगी इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट से ही हो जाएगा ये। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चे, अरे हाँ ये क्या है, ओके, द ग्राउंड, ये देखो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतने, when electron is in first excited state its excitation energy is। अब द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतने व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्साइट होकर ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बच्चे एक्साइटेशन एनर्जी आपके पास हो गई माइनस के 3.4 माइनस के 13.6, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, तो मैंने कराया था आपको नोट्स में, तो हमने वीडियो लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे, टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप पहले टोटल एनर्जी निकाल लो। ये हम माइनस के 13.6 अपॉन फर्स्ट एक्साइटेड एन इज इक्वल टू 4 है, दैट इज इक्वल टू माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू प्लस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ एनक्लोज गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन, ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। उस पुराने सिलेबस के क्वेश्चंस पे डाल देते हैं। ये देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतने, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड विद द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी दिस अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन विल बी। अच्छा, इसमें हमने आपको बताया था कि ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा। वैसे आपको पता भी है कि एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड, ऐसे कर सकते हो चाहे तो आप, या फिर ऐसे करो। चलो, ये माइनस के 13.6 है, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें आपने ये एनर्जी और दे दी है प्लस के 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 में से 1 गया 5 और 3 में 2 गया 1 0। एक मिनट, अच्छा नहीं, हाइड्रोजन एटम द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी दिस अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, नहीं, इसमें पहले से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें इसने आर एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक, इसमें प्लस के 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। तो बच्चे कहाँ तक पहुंच पाएगा ये देख लो आप बस। तो 6 में से 1 गया 5 और 1.5 के करीब आ रहा है, माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको पता है n इज इक्वल टू 1
में है आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 2 में आपके पास माइनस के 0.3, हाँ सॉरी गलत हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इज इक्वल टू 3 में ये आ जाता है आपके पास माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटोन से एक्साइट होने के बाद थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो नंबर ऑफ लाइंस, एमिटेड, ये हो जाएगा बच्चे n इंटू n माइनस 1/2, यानी 3 इंटू 3 माइनस 1/2, दैट इज 3 लाइंस आ जानी चाहिए। सही है, सही तरीका है। चलो 26 चलते हैं, 26 कहाँ है भाई, ठीक है ये रहा। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, द काइनेटिक एनर्जी इन दिस स्टेट इज, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो प्लस 3.4 इसका आंसर हो। चलो न्यूमेरिकल पार्ट वाला कर रहे हैं अभी हम, ये देखो 27, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज दिस, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में हम जंप करा रहे हैं, 1 2 3, 3 से 2 में, तो बस से आपको बस डिफरेंस इन एनर्जी तो निकालना है। एनर्जी ऑफ फोटोन बस इज इक्वल टू 3 में रख देना, तो ये आपके पास कितना है माइनस के 1.51, और से माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो करीब करीब आंसर कितना आ रहा है, तो 3.4 14 बाद 9 9 और 2 में इतना आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। 28 फोर्स मॉडल ऑफ, ये कर लेना आराम से, थ्योरी का ही है। वैन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑर्बिट, तो हमें पास बामर सीरीज तो आएगी, ठीक है। When electron jumps from n equal to 4 to n equal to 2 orbit, we get second line of Lyman series, second line of Balmer series, second line of Paschen series and an absorption। तो Balmer देखो देखो बच्चे 1 2 3 4, 4 3 से 2 में आ रहा है बच्चे, इसको H अल्फा लाइन कहते हैं, सॉरी H अल्फा लाइन। फर्स्ट 4 से 2 में करेंगे तो बच्चे H बीटा लाइन, तो सेकंड लाइन है बामर की। आया आपको समझ में? नहीं तो ये क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो रहा है, और देख लेते हैं बच्चे, ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। चलो जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये डेरिवेशन करा रहा है। इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स फर्निश्ड बाय कूलम्ब्स अट्रैक्शन टू प्रोटॉन ए नॉट रेडियस, मास इतना, चार्ज इतना, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, मतलब डेरिवेशन करा रहा है, डेरिवेशन तो करा रहा है वो आपसे, और क्या कर रहा है। बोर्स मॉडल में द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम्ब्स अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी k, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये तो हुआ। if a naught is the radius of the ground state orbit, m is the mass, the epsilon the speed of the electron is, बस r से r कैंसिल कर लेना, ये पूछ रहा है आपसे स्पीड, है नहीं? आ गया नहीं? तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, r की जगह उसने लिखा a नॉट, p की जगह ये अंडर रूट आ जाएगा, e ऊपर नीचे सब कुछ, आ गया आंसर। मतलब आपको इसलिए डेरिवेशन कराई जाती है, डेरिवेशन वाले क्वेश्चन ही होंगे। ये कर लेना है स्टेट इलेक्ट, ये भी कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉन इतनी, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट,
जब बच्चे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या चीज होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कम होती है, सबको पता है, और टोटल एनर्जी भी बच्चे बढ़ती है, ठीक है। चलो, when hydrogen atom raise from ground state to excited state, तो ध्यान रखना इसकी मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है इन्फिनिटी पर, जीरो है आपके पास इन्फिनिटी पर, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो तो जरा देखो बच्चे, एक मिनट, ग्राउंड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर चलते चले आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी आ रही है माइनस के 6.8, यहाँ सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है ना, 13, यानी कि 13.6 का कितना है, माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस के 6.8, तो ये माइनस के 6.8 तो बच्चे और क्या बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू कम होने का होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये आंसर गलत भी हो सकता है, मैं, चलो ये तो हो जाएगा, सब छोड़ो। Doubly ionized helium atom and hydrogen ion are accelerated from rest through the same potential drop. The ratio of the final velocity of the helium and the hydrogen ion is, ये इसका है ही नहीं क्वेश्चन है, ये आपका are accelerated from the rest to the same potential difference. The ratio of the final velocity of the helium and hydrogen. तो ये तो आप बच्चे उसी से कर ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, वर्क का थ्योरम लगा देना, तो वर्क डन यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, charge into potential difference is equal to change in kinetic energy half mv। तो देखो, doubly ionized helium atom and hydrogen ion up to He4, doubly ionized helium atom and hydrogen ion, doubly ionized helium atom है, इसका मतलब इसमें देख रहे हो क्या कितना चार्ज है, दो दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, और एंड हाइड्रोजन आयन इसमें एक है, कि इनको एक्सलेट कर दिया, आप इसे निकाल लेना, इसमें 2e भी इसमें मास से निकाल लेंगे, हो जाएगा नहीं, ये तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन हो गया ना, आराम से कर लेना भाई। हीलियम में दो चार्ज है, 2e इंटू वी इज इक्वल टू हाफ मास एल्फा, एल्फा का मास 4 मान लेते हैं, 4 यूनिट, इंटू वी एल्फा का स्क्वायर, इसके बाद उसमें हाइड्रोजन में 1 ई इंटू वी इक्वल टू 1 मास 1 मान लेते हैं, इंटू वी ऑफ एच का स्क्वायर। अब इसका आप देख लो, इनको डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, 4 इंटू वी एल्फा स्क्वायर अपॉन वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, 2 2 जा 4 हो गया, तो बच्चे वी एल्फा अपॉन वी एच इज इक्वल टू 1/√2 आ रहा है आंसर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन इस चैप्टर का है भी नहीं, पहली बात। तो चलो बच्चे थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो फिर तो बंद कर देते। हाँ, तो ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो एक बार बच्चे आप और करके देखना, और हम इसको, तो आप देख रहे हो कंफर्टेबल है, ज्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांजिशन के हो रहे हैं, लैम्डा पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई एंड द मीटिंग नाउ, तो अब हम न्यूक्लियस चैप्टर की तरफ चलेंगे, एक मिनट।